हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विजिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जैसे कि हमने कल के वीडियो के अंदर सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था, जिसके मैंने अंदर बताया सूक्ष्म जीवों के 6 प्रकार। उस 6 प्रकार के अंदर अपने पहला प्रकार जो कि जीवाणु होता है, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल मतलब पढ़ ली थी। उसके बारे में, उसकी संरचना, उसके प्रकार, उसके लक्षण, उसके हानि का प्रभाव, उसके लाभदायक प्रभाव और उससे होने वाले रोगों के बारे में। इसी प्रकार और इसी संदर्भ के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं सूक्ष्म जीव के दूसरे प्रकार, जिसका नाम होता है वायरस। वायरस विषाणु के बारे में जिस तरह हमने जीवाणु के बारे में मैंने आपको बताया था पूरी डिटेल, उसी प्रकार विषाणु के बारे में भी आपको इसी एक ही वीडियो के अंदर आपको विषाणु की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के NCERT का सिलेबस इसके अंदर प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो मैंने उसी के अनुरूप में चल रहा हूँ। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट विषाणु। वायरस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, जिस प्रकार विषाणु जो होता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। विषाणु जो होता है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है, जो कि 2 शब्द विष प्लस अणु से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है विष प्लस अणु से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है जहरीला, तरलदार अणु या पदार्थ बोल सकते हैं। जैसे ये जहरीला तरलदार पदार्थ अपने शरीर के अंदर एंटर जाता है, अपने शरीर में एंटर होता है, तो हमको अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करूँगा विषाणु के अध्ययन की। तो विषाणु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है, विषाणु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है, उस शाखा को कहते हैं अपन वायरोलॉजी। उसको कहते हैं वायरोलॉजी। फिर बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। तो उसकी खोज सबसे पहले 1886 के अंदर एक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले देखा था, और वैज्ञानिक में जिस वैज्ञानिक का नाम है मेयर अडोल्फ ने इसको सबसे पहले माइक्रोस्कोप से देखा था। इस सन से पहले, मतलब 1886 से पहले किसी भी देश के नागरिक को इस वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद में दूसरा वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है डॉक्टर इवानोव्स्की, जो कि सन 1892 में आया था, 1892 के अंदर, जिसका नाम है इवानोव्स्की। इसने तंबाकू की खोज एक पादप के जिस पादप का नाम है तंबाकू के पादप में इसकी खोज की थी। तंबाकू के पादप में एक वायरस को दबा, जिस वायरस का नाम है मोज़ेक वायरस। और इसी के अंतराल के नंबर तंबाकू के अंदर जो पाया जाने वायरस है, उस वायरस का नाम होता है TMV, जिसकी फुल फॉर्म होती है तंबाकू मोज़ेक वायरस। अब एक इसके बारे में मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि विषाणु जो होते हैं उसके अंदर 2 तरह के लक्षण पाए जाते हैं। विषाणु जो होते हैं उसके अंदर 2 तरह के लक्षण पाते हैं। एक लक्षण सजीव की तरह होता है, दूसरा लक्षण निर्जीव की तरह होता है। जैसे अब कैसे देखो, मैंने बताया था कि जब तक विषाणु अपने शरीर के बाहर अर्थात वातावरण के अंदर है, प्रकृति के अंदर है, तब तक तो निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा, मतलब उसके अंदर सजीव की तरह कोई भी क्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे उसको परपोषी होस्ट बॉडी मिलती है मनुष्य की, तो उस शरीर के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद वो सजीव की तरह व्यवहार करना शुरू होता है। इट मीन्स मैं कहना ये चाहूँगा कि जैसे वो किसी मनुष्य की बॉडी में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद वो अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करने की प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गुणन। तो गुणन क्रिया के द्वारा वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है, और वृद्धि करके वो अपने शरीर का मतलब जो जिस बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, जिस होस्ट बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, उसको पूरा रोग से संक्रमित कर देता है। मतलब ये कहना चाहूँगा कि जो विषाणु होते हैं वो एक तरह के संक्रमक होते हैं। मतलब हर बार किसी भी प्रपोष में जब भी एंटर करेंगे तो उसके अंदर रोग फैलाएंगे ही जरूर। तो देखिए, बात करते हैं विषाणु। इसे हम सजीवों व निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी मानते हैं। इट इज कनेक्टिव बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है ना, ये जो कड़ी मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
कुछ गुण सजीवों के भी होते हैं और इसके अंदर कुछ गुण निर्जीवों की तरफ भी होते हैं। प्रकृति में ये व्यवहार करता है निर्जीव की तरह, प्रकृति में व्यवहार करता है निर्जीव की तरह। और किसी बॉडी के अंदर परपोसी जो हॉस्टेल है, जिसको मान लेते हैं अपन मनुष्य मान लेते हैं, जैसे इसके अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के बाद वो सजीव की तरह व्यवहार करता है, सजीव की तरह व्यवहार करता है और व्यवहार करके वह गुणन प्रक्रिया से अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, इसके बाद बात करने चाहेंगे कि अब वायरस के बारे में बात कर रहा हो तो वायरस आपने देखा होगा सबसे पहले सन 2009 के अंदर एक वायरस अपने भारत के अंदर आया था जिसका नाम आपको शायद पता होगा, या आपको याद है क्या? सन 2009 के अंदर एक बीमारी आई थी जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। क्या नाम है? स्वाइन फ्लू। वो भी एक वायरस जनित ही रोग है जो कि मनुष्य में होने वाला प्रमुख रोग है। और उसके बाद 2014 के अंदर एक महामारी और आई थी जिसका नाम है वो अबोला, जो कि महत्वपूर्ण एक देश है दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर ये फैलने वाली बहुत ही हानिकारक बीमारी थी। ठीक ना। अब बात करते हैं इसके आकार की। इसका आकार जो होता है, इसका जो आकार होता है उस आकार को अपन नैनोमीटर में मापते हैं। इसका आकार को मापने की इकाई है वो नैनोमीटर है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात माइनस 9। मतलब ये जो विषाणु होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसको हम, मतलब ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं। मैंने कहना ये चाहूँगा कि आपने देखा, मैंने आप बताया कि जीवाणु बहुत छोटे हैं जिसको हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं विषाणु की बात करूँ, विषाणु जीवाणु से भी छोटे होते हैं। मतलब जीवाणु जो सबसे बड़ा जो विषाणु होगा, जो सबसे बड़ा विषाणु का आकार होगा वो सबसे छोटे जीवाणु की तरह होगा। तो आप समझिए होंगे कि विषाणु कितने छोटे होते हैं। ठीक है। अब देखिए जो सबसे छोटा विषाणु होता है जिसका नाम है कॉलीफॉज। विषाणु के अंदर मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा विषाणु होगा उसका आकार सबसे छोटे व्यक्ति की तरह होगा, लेकिन जो सबसे छोटा विषाणु उस विषाणु का नाम होता है कॉलीफॉज। इसी के बारे में प्रश्न आता है। और पादपों के अंदर जो सबसे छोटा विषाणु है, प्लांट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, प्लांट के अंदर जो सबसे छोटा विषाणु है उस विषाणु का नाम सैटेलाइट टोबैको। और पादपों के अंदर जो सबसे बड़ा विषाणु आता है जिसका नाम है साइट्रस ट्राइस्टीजा। ठीक है। अब बात करेंगे इसके संरचना के बारे में कि इसकी संरचना होती किस तरह है। तो देखिए जो वायरस होता है उस वायरस के बाहर एक खोल होती है। वायरस के बाहर एक प्रोटीन का खोल होता है। खोल किसका बना होता है? प्रोटीन का। वायरस के बाहर एक खोल होता है जो बना होता है प्रोटीन का। उस खोल को अपन कहते हैं पेटिका हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसका नाम है कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। जो वायरस के चारों ओर क्या बनाता है? खोल बनाता है, और इस खोल के बने होने के कारण ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। और इसके सेंटर में एक मध्यका होती है जिसका नाम, सेंटर के अंदर मध्यका होती है जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। अब मैं आपको तो ये तो पता ही होगा कि न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप के होते हैं। एक टाइप है आपका डीएनए जिसका नाम होता है डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा टाइप होता है इसका आरएनए जिसका नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन चूंकि मैंने बताया आपको कि जो विषाणु है वो क्या होते हैं? निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल जो कि डीएनए है और आरएनए, उसमें से केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। अगर डीएनए होगा तो उसमें आरएनए नहीं होगा, और अगर आरएनए होगा तो उसके अंदर डीएनए नहीं होगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा या फिर इसके अंदर आरएनए होगा। ठीक है। अब संरचना, इसके जो विषाणु का जो चित्र है वो साइड में आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह दिखता है विषाणु का चित्र। ये विषाणु बहुत ही गंभीर होते हैं। ठीक है ना। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा, वर्तमान में अभी जो चल रहा है अपने महामारी जो देखने होगी, आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी एक बहुत महामारी है
और अभी एक और आई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, लेकिन वो आएगा फंगस के अंदर। जब अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, अगला प्रकार जो पढ़ेंगे फंगस, उसके अंदर जानकारी करेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे विषाणु के द्वारा होने वाले पादप रोग के बारे में। तो देखिए पादप रोग होते कौन कौन से उसके बारे में बताऊंगा। उसकी में ज़्यादा जानकारी नहीं, आपको सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको ये प्रश्न ही इसके बारे में पूछेंगे कौन कौन से पादप रोग है जो कि विषाणु जनित होते हैं। तो देखिए इसके अंदर पहला रोग है आपका तंबाकू में होने वाला मौजिक रोग। तंबाकू में होने वाला मौजिक रोग, ये भी विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला जो रोग है वो टमाटर की पत्तियों में, टमाटर की पत्तियों में एक रोग होता है जिसको कहते हैं ऐठन रोग। मतलब टमाटर की पत्तियाँ होती है उसके अंदर आपके ऐठन आ जाती है। अगला रोग है वो है मूंगफली का गुच्छन रोग। मूंगफली का गुच्छन रोग, ठीक है। अगला जो रोग है वो है पपीते का कुंचित पर्ण। और अगला जो रोग है वो है भिंडी का पीला होना, भिंडी का पीला नाड़ी रोग, सॉरी भिंडी का पीला नाड़ी। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं विषाणु जनित होने वाले मानवों के अंदर रोग, जिसके अंदर पहला रोग होता है पीलिया। इस रोग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। इस रोग का एक नाम और है जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस। इसे एक नाम और से पुकारते हैं जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस। अब देखिए ये रोग फैलता कैसे है, इसके बारे में आपके बहुत सारे लोगों के बारे में इसके बारे में भ्रांति है। तब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि पीलिया जो रोग है वो एक रोग तो ठीक ही है, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊँगा। पीलिया जो रोग है वो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट होता है वो अपने होता है लीवर के अंदर। अब ये होता कैसे, देखिए लीवर जो होता है जब लीवर काम करना बंद करता है तो लीवर के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जिस हार्मोन का नाम है बिलिरुबिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? बिलिरुबिन हार्मोन, जो कि पीले रंग का होता है। जैसे ही लिवर काम करना बंद कर देगा तो अपने ब्लड के अंदर बिलिरुबिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ जाने से वो बिलिरुबिन हार्मोन अपने ब्लड के साथ साथ पूरे शरीर में फैल जाएगा और पूरे शरीर में फैलने के कारण अपना पूरा शरीर की त्वचा होती है, आँख होते हैं, सब क्या होता है पीले पड़ जाते हैं। इसी कारण इस रोग का कहते हैं पीलिया, ठीक है ना। तो ये रोग मैन अपने लीवर के ऊपर ही इम्पैक्ट करता है, तो ये लीवर संक्रमित रोग होता है और इसका नाम लीवर को इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसको हम यकृत शोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम यकृत शोथ भी कहते हैं। इसका जो रोगजनक है वो है हेपेटाइटिस वायरस। इसका जो रोगजनक है वो है हेपेटाइटिस वायरस और इसका जो प्रभावित अंग है, इसका जो प्रभावित अंग है वो है अपना यकृत। इट मीन्स लीवर। किस कारण से होता है? लीवर के अंदर लीवर का वो क्या हो जाएगा? फैल, मतलब काम करना बंद। और काम बंद करने से इसमें कौन सा हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी? बिलिरुबिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। और बिलिरुबिन हार्मोन की मात्रा किस में बढ़ती है? इसकी मात्रा बढ़ती है रक्त में, जिससे त्वचा क्या हो जाती है? जिससे त्वचा पीली पड़ जाती है और जिससे कौन सा रोग होता है? जिससे रोग होता है पीलिया। समझ में आ गया? ये आपका रोग है पीलिया। अब ये रोग फैलता किसके द्वारा है? इसका संचरण किसके द्वारा होता है? इसका संचरण होता है प्रदूषित या संदूषित जल ग्रहण करने से, भोजन ग्रहण करने से ये अपने अंदर पीलिया रोग होता है। अब इसके जो रोग है, इसके प्रकार ऐसे तो बहुत सारे हैं। हेपेटाइटिस जो रोग है वो ए है, बी है, सी है, डी है और इसका जी प्रकार है। लेकिन इनमें से जो मेन रोग है वो हेपेटाइटिस ए, मेन जो हेपेटाइटिस ए है और बी है। ये दो रोग जो मेन है जो ज़्यादातर रोगियों के अंदर होते हैं। और वर्तमान के अंदर इसके उपचार के लिए अपने हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन उपलब्ध है। हेपेटाइटिस ए और बी के क्या है? इसके अंदर वैक्सीन उपलब्ध हैं, ठीक। अगला जो रोग है जिसका नाम है रेबीज।
रेबीज रोग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। रेबीज रोग जो फैलता है, सॉरी पहले बात करें इसके रोगजनक के बारे में। इसका रोगजनक है रैबिडो वायरस। क्या नाम है इसका? रोगजनक है रैबिडो वायरस। और ये वायरस जो है वो अपने किस में पाया जाता है? ये वायरस संक्रमित कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, भेड़िया हो गया आदि के लार के अंदर ये वायरस पाया जाता है। और जैसे ये संक्रमित कुत्ता, बिल्ली है, भेड़िया जैसे हमको काटते हैं तो काटे के स्थान से इसके जो लार के अंदर जो इसका जो वायरस होता है वो वायरस अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है और हम रेबीज रोग से क्या होता है? ग्रसित हो जाते हैं। अब आपने इसके बारे में एक सुना होगा कि जिस भी व्यक्ति को ये रोग होता है उस व्यक्ति या उस रोगी को पानी से क्या लगता है? डर लगता है। और पानी से जो डर लगने की बीमारी है, इसके कारण इसे हम हिंदी में कहते हैं इसको जल भीति, और इंग्लिश में इसका नाम है हाइड्रोफोबिया। इसका नाम है हाइड्रोफोबिया। अब इसके बाद बात यहाँ आती है कि कुत्ता काटने पर किसी व्यक्ति को या जो रोगी व्यक्ति उसको जल से डर क्यों लगता है? अब डर लगने के पीछे एक लॉजिक है। तो देखिए होता क्या है, जब भी किसी रोगी को या किसी व्यक्ति को ये संक्रमित भेड़िया या संक्रमित बिल्ली है, संक्रमित कुत्ते जब इसको काटते हैं तो उसके जो इंप्रेशन होता है, इसका जो अटैक होता है वो अपने सिर्फ चेहरे पर होता है। लेकिन जैसे इसकी तीव्रता बढ़ती है तो तीव्रता बढ़ने के साथ साथ इसका जो संक्रमण होता है वो अपने चेहरे से होते हुए गले पर आता है, और गले में पहुंचने से इसको अचानक बहुत सारी कठिनाई होती है। और कठिनाई होने के कारण जब ये कोई खाना खाता है, मतलब ठोस पदार्थ का खाना खाता है, तो इसको निगलने के अंदर क्या होती है? कठिनाई का सामना करता है। इसलिए और कोई भी तरल अगर पानी पिएगा तो भी इसको बहुत बड़ी कठिनाई होगी, जूस पिएगा तो भी कठिनाई होगी। इसलिए धीरे धीरे लसदार जो तरल चीज़ें इससे इसको क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है। इसी कारण हम किसको कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। अब इसके बारे में इसके उपचार के बात करेंगे। इसके उपचार के लिए रेबीज के वैक्सीन लगते हैं, मतलब रेबीज के टीके लगते हैं। रेबीज के टीके लगते हैं और रेबीज के टीकों की सबसे पहले जो खोज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लुईस पाश्चर को। प्रश्न इसके बाद में पूरे जाएगा कि रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो वह की थी लुईस पाश्चर ने। ठीक है। अगला जो अपना रोग है जिसको कहते हैं अपन पोलियो, जिसका रोगजनक है पोलियो। इसका जो रोगजनक है वो पोलियो वायरस ही है। और इसका जो प्रभावित अंग है, इसका जो प्रभावित अंग है वो है तंत्रिका तंत्र। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। इसका संचरण जो होता है, मतलब ये फैलता किसके द्वारा जाता है? इसका संचरण होता है संदूषित जल से, संदूषित भोजन से। ठीक है। अब जैसे ही कोई इसका वायरस होता है वो गंदे पानी है, अपने घर के आसपास अगर गंदा पानी है, अब घर पर अगर कोई गंदगी पड़ी है तो इस पर इकट्ठा होता है और वही वायरस अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है। और बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो सबसे या बॉडी के अंदर या अपने जैसे खाने में कोई वायरस बैठ गया है तो खाने को हम खाएंगे तो वो खाना अपनी हाथ में जाएगा, और हाथ में जाने के बाद उसका फिर पाचन होगा, और पाचन होने के बाद वो फिर वायरस अपने ब्लड के द्वारा जाएगा, और ब्लड से होते हुए फिर अपने मस्तिष्क और मस्तिष्क से होते हुए अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाएगा, जिससे तंत्रिका तंत्र पर और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने के कारण अपने अंदर एक अपंगता आ जाती है। इसी कारण इसको कहते हैं विकलांगता रोग। क्या कहते हैं इसको? विकलांगता रोग, जो कि बालकों में होने वाला प्रमुख रोग है। बालकों में होने वाला अपंगता रोग, बालकों में होने वाला अपंगता रोग, या इसको कहते हैं बालक पक्षाघात। और इसके लिए उपचार के लिए इसके लिए वैक्सीन होती है, जिसके लिए उपचार के लिए वैक्सीन है पोलियो की खुराक, जो कि आपको पता होगा 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो की खुराक, इस खुराक को लेने के लिए बेचारे अमिताभ बच्चन ने अपनी बहुत सारे ऐड दिए कि 2 बूंद जिंदगी की। और लोगों के मन में भ्रांति होती है कि पोलियो पिलाने से हमारे बच्चे को पोलियो हो जाएगा, जबकि ये पोलियो की एंटीबॉडी होती है। जिस प्रकार आपने एक कथन सुना होगा कि लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार अगर पोलियो वायरस को पिटाना है तो उसको पोलियो वैक्सीन की एंटीबायोटिक ही देनी पड़ेगी, जैसे
पोलियो वायरस फैलाने से, उसके ओरल मतलब इसको पोलियो दवा होती है, उसको पिलाने से हमारे बॉडी के अंदर उस पोलियो रोग से संबंधी हमारे अंदर पहले से एंटीबायोटिक बन जाती है, ठीक है ना। इसका जो रोग है, अगला जो रोग है उसका नाम है चिकन पॉक्स। क्या नाम है? चिकन पॉक्स। इसको अपन अपनी खुद की भाषा में छोटी माता भी कहते हैं, छोटी माता। और अपनी मारवाड़ी के अंदर देसी लैंग्वेज में कहूँ तो इसको हम शीतला माता भी कहते हैं। इस रोग के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा। शीतला माता जो कि बच्चों में होने वाला अधिकतर रोग है। आपने देखा होगा जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उसकी चेहरे के ऊपर छोटे छोटे लाल चकते बन जाते हैं, छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं, उसी को कहते हैं शीतला माता, उसी को कहते हैं छोटी माता। और अपने साइंस के भाषा में उसको हम पुकारते हैं चिकन पॉक्स के नाम से। इसका जो रोगजनक है वह है वेरिसिला जोस्टर। रोगजनक है वह है वेरिसिला जोस्टर। इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। अगला जो रोग है उस रोग का नाम है चेचक। जिस प्रकार से यह हमारी छोटी माता है, उसी प्रकार से चेचक हमारी बड़ी माता होती है। इस बीमारी को हम बड़ी माता के नाम से पुकारते हैं। इस रोग का जो रोगजनक है वो होता है वेरियोला विषाणु। इस रोग का जो रोगजनक है वो है वेरियोला विषाणु, ठीक है। अब अगला जो रोग है वो है खसरा। इन रोगों के बारे में हमको सिर्फ इतनी जानकारी हासिल करनी है कि ये रोग होता क्या है, तो और ये किस रोगजनक के द्वारा फैलता है, मतलब उसके वायरस का नाम क्या है। अगला जो रोग है वो है खसरा, जिसको अपन मीजल्स भी कहते हैं। अगर नाम मीजल्स पे आ जाए कभी, इसलिए मैं आपको हर रोग के लगभग दो नाम बता रहा हूँ। ये रोग विषाणु है और ये बच्चों के अंदर फैलने वाला बहुत संक्रामक रोग है। बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसका जो विषाणु है वो है इसका विषाणु मतलब इसका जो रोगजनक है वो है रूबियोला वायरस। इसका जो रोगजनक है वो है रूबियोला वायरस, ठीक है। अब मैंने एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो चेचक है, चेचक के बारे में जानकारी और थी। चेचक का जो टीका है, इसके उपचार के लिए चेचक का टीका भी लिखता है। और चेचक के टीके की जो खोज है वो की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने इस टीके की खोज की थी। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है ना। और इस एडवर्ड जेनर के बारे में मुझे एक बात और याद आ रही है। इस एडवर्ड जेनर को अपन या विज्ञान के अंदर बात याद आएगी। इस एडवर्ड जेनर को अपन फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। मतलब इसको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक हम एडवर्ड जेनर को कहते हैं। अगला जो रोग है, ठीक है, उसका नाम है बर्ड फ्लू। इसके बारे में एक दो बार प्रश्न आ चुके हैं। अगला जो रोग है बर्ड फ्लू, तो इस बर्ड फ्लू जो रोग है वो फैलता है एवियन फ्लू वायरस से। एवियन फ्लू नामक वायरस से फैला है, जिसको अपन H5N1 भी लिखते हैं। H5N1 भी लिखते हैं। इसके अंदर का जो H5 है और जो N1 है, इसका दोनों का मतलब बताओ। H का मतलब होता है हीमोग्लूटिन। H का मतलब होता है हीमोग्लूटिन। और N जो होता है उसका मतलब होता है आपका नीरोमिनिडेज। ठीक है। तो ये बर्ड फ्लू का वायरस है जो एवियन फ्लू वायरस है और फैलता है। इसका जो संक्रमण होता है वो है इसका जो प्रभावित अंग है वो है आँख और फेफड़े। इसके प्रभावित जो अंग है वो है अपना आँख और फेफड़े। अगला जो रोग है वो है अपना मम्स।
इस रोग को अपन गलसुआ भी कहते हैं, गलसुआ, या इसको अपन कनफेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनफेड। इसका जो रोगजनक है उस वायरस का नाम है मम्प्स। इसका रोगजनक है उस वायरस का नाम भी है मम्प्स वायरस। अब मैं आपको बताता हूँ कि मम्प्स फैलता कहते हैं। आपने देखो होगी अपना जो कान का जो पिन्ना है, कान के पिन्ने के जस्ट नीचे यहाँ पर ये ग्रंथि होती है अपनी कनफेड, ठीक है ना। तो इस कनफेड ग्रंथि का अंदर जब भी मम्प्स वायरस का अटैक होता है तो मम्प्स वायरस के अटैक के कारण यहाँ की जो कनफेड के नीचे की जो ग्रंथि है ये वाली, ये थोड़ी फूल जाती है, थोड़ी सूज जाती है। और जब भी हम कोई पदार्थ जो खाना खाते हैं या पानी निकलते हैं तो हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्र बीमारी होती है, तीव्र दर्द होता है। इसी रोग को कहते हैं अपन मम्प्स रोग कहते हैं। अब इसके अंदर जो लाल ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि में क्या आती है, मैंने अभी बताया, इसके अंदर लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है, क्योंकि लाल ग्रंथि भी आपके जबड़े के अंदर, कान के पिन्ने के नीचे भी पाई जाती है। और इस रोग के कारण आदमी भविष्य में, इस रोग के लगातार या बहुत टाइम चलने के कारण भविष्य में के अंदर आदमी क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। अगली जो बीमारी है जिसका नाम है अपन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ये बीमारी है। इस बीमारी का जो रोगजनक है वो है अपना ऑर्थोमिक्सोवायरस। इसका जो रोगजनक है वो है आपका ऑर्थोमिक्सोवायरस। ये वायरस इतना घातक है कि जिस भी संक्रमित रोगी को ये रोग हुआ है तो वो व्यक्ति अगर कोई खांसेगा, अगर छींकेगा तो उसके द्वारा मुंह के द्वारा जो छींटे निकलने वाली है ये किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करती है, उसके कारण भी ये इन्फ्लुएंजा वायरस आपके उस बॉडी व्यक्ति को हो जाता है। इसका जो प्रभावित अंग है, जब भी ये वायरस किसी व्यक्ति को होता है तो इससे हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग है वो उसका नाम है श्वास नली और फेफड़ा। सबसे ज़्यादा अपना प्रभावित ये अंग होता है इस बीमारी के अंदर, श्वास नली और फेफड़ा, ठीक है। इसका जो उपचार है वह है टेरामाइसिन। एंटीबायोटिक औषधि होती है, एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम है टेरामाइसिन। क्या नाम है? टेरामाइसिन। अगला जो रोग है वो है अपना डेंगू। डेंगू के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये डेंगू बीमारी अपने बाद में बहुत ज़्यादा हुई थी, और जैसे ही डेंगू बीमारी आई थी, अभी थोड़े साल पहले की बात ही है, तो डेंगू जो बीमारी होता है इसका रोगजनक है वह है अर्थो नामक रोग। इसका जो रोगजनक है वह है अर्थो नामक वायरस। कौन सा वायरस है? अर्थो वायरस। और ये वायरस भी पैरामिक्सो वायरस से फैलता है। ये वायरस भी पैरामिक्सो वायरस से फैलता है। इसके जो वाहक होती है या इसका रोगजनक होती है या इसको कौन फैलाती है, इसका जो वाहक होती है वो होती है मादा मच्छर। कौन सी है? मादा मच्छर। उस मच्छर का नाम क्या है? उस मच्छर का नाम है मादा एडिज एजिप्टाई। मादा एडिज एजिप्टाई। ये जो इसका वायरस होता है वो इस मादा मच्छर की जो लार होती है उसकी लार में पाया जाता है। और जैसे ये डेंगू का जो मच्छर होता है एडिस एजिप्टाई, जैसे अपने सोए हुए व्यक्ति को जब काटता है तो उस काटने के कारण उसके लार से ये वायरस है जो पैरामिक्सो वायरस है वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है और आपको डेंगू रोग हो जाता है। और डेंगू रोग जब भी होता है तो आगे वाला जो संक्रमित व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा बुखार आता है, मतलब इतना बुखार कहो मतलब उसकी हड्डियाँ जम होती है। इसलिए इसका एक नाम और है, इसको अपन हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या होता है? इसको तो हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। मतलब जब भी किसी व्यक्ति को ये रोग होता है उसकी हड्डियाँ है, उसकी जो हाथों की हड्डियाँ है, उसकी जो पैरों की हड्डियाँ है वो इतनी जकड़ जाती है कि आदमी चल नहीं पाता है। अगर आदमी बैठ गया है तो उठ नहीं हो पाएगा, और उठा हुआ है तो आदमी बैठ नहीं पाएगा, इतना हो जाता है इसके अंदर। और प्रतिरक्षा तंत्र के दंड में जाने के कारण उसको उस बीमारी के साथ में अनेक तरह की बीमारियाँ उसको पूरे शरीर को घेर लेती है, जिसके कारण आदमी धीरे धीरे इसका पूरा कमज़ोर होता है और उसका एकदम उसका
इसका जो भविष्य फ्यूचर है वो उसका मरना ही है, ठीक है ना। तो बात करेंगे एड्स के बारे में। तो एड्स जो वायरस है इसकी बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। इसके फुल फॉर्म होती है, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनो, डी का मतलब होता है डिफिशियंसी, और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का पूरा नाम। एक्वायर्ड का अपन नाम बोलते हैं, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित। अर्जित का मतलब होता है बाहर से ली गई। तो ये जो एड्स बीमारी है वो बाहर से वातावरण से ही अर्जित करते हैं, इसलिए इसका नाम पहले नाम ले दिया है, इसका होता है अर्जित। अब एड्स का जो रोगजनक है, एड्स का जो रोगजनक है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो नामक रेट्रोवायरस, ह्यूमन इम्यूनो नामक रेट्रोवायरस, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं HIV, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं HIV, जो आपको बॉडी के अंदर सामने दिख रहा होगा। HIV कुछ इस तरह का होता है, जैसे मैंने बताया कि HIV जो वायरस होता है ये भी वायरस के अंदर आता है। तो वायरस के सेंटर में जो न्यूक्लियर अम्ल है, इस न्यूक्लियर अम्ल के अंदर या तो DNA ही होगा या आपका RNA ही होगा। अब बात करें इसके परीक्षण की कि इसका परीक्षण कब होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को ये रोग होता है तो उसके जो लक्षण हैं वो उस व्यक्ति के अंदर 3 महीने बाद दृष्टिगोचर होते हैं। 3 महीने के बाद उस व्यक्ति के अंदर उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब इसकी जांच किसे जाती है, इसकी जांच के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एलिसा परीक्षण। इसकी जांच के लिए एक परीक्षण होता है जिसका नाम है एलिसा परीक्षण, और एक परीक्षण और है जिसका नाम है PCR। क्या नाम है? PCR। ये 2 टेस्ट होते हैं। इन दोनों टेस्ट के द्वारा अपने इस एड्स के रोग की अपन क्या बोलते हैं कि जांच कर सकते हैं। अब जैसे ही ये एड्स हो किसी व्यक्ति का होता है तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जैसे उस व्यक्ति को बुखार आता है या उसको भूख नहीं लगती है, उसको पतिदोष हो जाती है, मतलब व्यक्ति धीरे धीरे अनेक रोगों से संक्रमित हो जाता है और उसके लास्ट के अंदर उसका मृत्यु है। तो मैंने आपको बताया जो विषाणु रोग है और बहुत ही भयानक रोग है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना जो रोगजनक का जो दूसरा चैप्टर था वायरस वो अभी कंप्लीट होता है। आगे वाले वीडियो पर अपन बात करेंगे फंगी के बारे में, ठीक है ना।